ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की। और आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ सभी किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल वास्तव में किसानों के लिए फायदेमंद है और किसानों ने गलत समझा है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसान अपनी उपज को सीधे किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं और यह एमएनसी या कोई और भी हो सकता है। पहले किसान एपीएमसी मार्केट में केवल अपनी उपज बेच सकता था, जिस पर उनसे 2.5% कमीशन लिया जाता था। इस बिल के अमल में आने के बाद मध्यम आदमी को हटा दिया जाएगा, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं उनको हटा दिया जाएगा। इसीलिए किसान अपनी उपज के लिए अधिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। बिल दिया है गवर्नमेंट ने, वो फायदा कारक है खेडूत के पास। किस तरह फायदा कारक है? पहले आप एपीएमसी में बेचते थे। हाँ, पहले एपीएमसी में बेचते थे, अब बाहर भी बेच सकते हैं हम ने। किसानों को फायदा ही होगा बाहर बेचने में भी। अभी तो ठीक लग रहा है, जैसे जीएसटी बोले थे अमित शाह के, 1 नेशन 1 टैक्स, अगर ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा, जैसे ये बोल रहे हैं कि एमएसपी आपका ओपन रहेगा, कहीं भी आप बेच सकते हो, तो अभी तो ठीक लग रहा है कि अच्छा ही है खेडूत के लिए। इम्प्लीमेंट होने के बाद पता चलेगा एक्चुअल के कैसा है ये। पहले किस तरह बेचते थे माल? और अब पहले हम एपीएमसी में जाते थे, एपीएमसी में व्यापारी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ रेट नक्की करके देते थे हम। अब ये लोग जो बता रहा है कि आप बाहर भी बेच सकते हो, तो अच्छा चांस है खेडूतों के लिए। केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है, वो कृषि बिल सही मायने में किसानों के हित में है। किसान जो अपना धान या अपनी खेत पैदाश जो पैदा करता है, उसको एपीएमसी में जब वो बेचने के लिए जाता है तो उसको 2.5% का उसको कमीशन देना पड़ता है। तो इस बिल से वो कमीशन नहीं दे सकते, वो बाहर भी कहीं पे भी उसको बेच सकता है। पहले क्या था कि वो एपीएमसी मार्केट में ही वो बेच सकता था। अभी जो है वो कहीं पे भी बाहर वो अपने खेत से भी उसको सीधा उसको कोई मल्टीनेशनल कंपनियों को या कोई दूसरी कंपनी को भी वो बेच सकता है, और उसको जो उसका खेत से एपीएमसी तक जाने का उसका जो भाड़ा था वो भी बच जाएगा और उसको ज़्यादा रेट भी। तो वही कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के रेल रोको आंदोलन के 13वें दिन भी किसान जत्थेबंदियां अमृतसर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, जलालाबाद, संगरूर, बरनाला और फाजिल्का में ट्रैक पर बैठे रहे। किसानों ने रोपड़, फाजिल्का और संगरूर में टोल प्लाजा पर और शहरों में धरने और रोष प्रदर्शन किए। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने देवीदासपुरा में रेलवे ट्रैक पर कांग्रेस, आप और अकालियों के पुतले फूंके। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से तोमर जी, उनका फोन भी आया था 3:30 मेरे ख्याल दोपहर के बाद। फिर उनका ईमेल हमें आई है कि आप 8 तारीख को 2:30 बजे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए आइए। हमारी यूनियन ने पूरी रात भर इस पे स्टडी किया। सुबह फिर हमने दौर किए, 3-4 दौर मीटिंगों के हमने लगाने के बाद फैसला किया है कि हम नई दिल्ली में इस जो माहौल है, इस माहौल में हमें मीटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। कौन सा माहौल? एक तो भारत सरकार सीरियस नहीं है। मोदी जी बयान दे रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री पंजाब में आके बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसानों को गुमराह किया गया। हम गुमराह नहीं है, हम ऐसा मानते भी मोदी जी और उनके मंत्रियों को कारपोरेट घरानों ने गुमराह किया है और वो भारत के लोगों की आवाज सुनने की बजाय कारपोरेट की आवाज सुने देश और पंजाब की खेती को तबाह कर रहे हैं। तो वही पराली जलाए जाने का मौसम अब शुरू हो चुका है और साथ ही आ गया है उत्तर भारत के कुछ राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने का मौसम भी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने की बढ़ती घटनाओं के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने वकीलों से पूछा, स्टेबल बर्निंग से निकलने वाला धुआं क्या कोरोना वायरस को मार देगा? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से कहा, जी नहीं, पराली जलाने से वायु प्रदूषण के कारण और कोरोना महामारी और ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। और इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि इसे पूरी तरह से रोकने और कारगर विकल्प अपनाने के लिए सख्त कदम उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है।
वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बार बिहार के दंगल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी है। ओवैसी की पार्टी ने आरएलएसपी बीएसपी के साथ हाथ मिलाया और इस बीच उन पर लगातार लग रहे वोट कटवा होने के आरोपों पर ओवैसी ने करारा जवाब दिया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वोट कटवा कौन है? वही जिसने आपका वोट लिया जरूर था, लेकिन मरहूम मौलाना कासमी को ट्रिपल तलाक बिल पर बोलने की इजाजत भी नहीं थी। वही जिसने वोट कटवों के डर से नीतीश को जितवा दिया और नीतीश जाकर मोदी की गोद में बैठ गए। आपको बता दें कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा के लिए बने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में शामिल हो चुकी है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। तो वही हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर सपा नेता सुनील सिंह यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध और गैंगरेप पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह थी कि देश की बेटी का अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया गया। माननीय हाईकोर्ट ने भी उसको तलब किया था और आज देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कि हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपने आप में ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और जो सवाल देश जानना चाहता था, जो सवाल देश का मीडिया जानना चाहता था, समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष जानना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके कहने पर बेटी के डेड बॉडी को रात में जलाया गया। सरकार तो मौन थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया तो सरकार ने यह साफ किया, कम से कम देश अब जान पाया कि योगी के आदेश पर, सरकार के कहने पर बेटी को रात में जलाया गया। तो वही सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने झाझा, चकाई, खटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पिरपैती और नाथनगर से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, पार्टी और सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन स्तर पर समीक्षा कर रही है। झामुमो ने शुरू से ही कहा है कि हमने झारखंड को संघर्ष करके हासिल किया है। विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रही है। हम लोग अभी तक इंतजार किए थे कि राजद की तरफ से हम लोगों को वहां पर कुछ सीटें दी जाएंगी, लेकिन जो राजद का जो राजनीतिक मक्कारी हुआ उसके खिलाफ आज हम लोग निर्णय लेने को विवश हुए कि हम वहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोगों ने 7 सीटों को चिन्हित किया है जहां से हम चुनाव लड़ेंगे और जहां से हम विजय प्राप्त करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे के दिनों में और भी हमारे क्या क्या निर्णय आएंगे, उससे आप लोगों को जब जो जैसा जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। तो ये पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट उत्पन्न गतिरोध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होने के आसार बने हैं। दोनों ही नेता 17 नवंबर को होने वाले ब्रिक्स देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेंगे। तो वहीं ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको भी बताते हैं क्या कुछ कहा रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने। प्रेसिडेंट जी और मिस्टर मोदी दोनों का अप्रोच क्या होगा। प्रेसिडेंट जी मेरे को लगता है कि वो एक चाइना में शब्द है मियानजी, वो फेस सेविंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। चाहे लद्दाख की बात कीजिए या चीन के अंदर, वो हिंदुस्तान पे दबाव डालेंगे कि आप माउंटेन टॉप्स खाली करो, जहाँ जहाँ आगे बढ़े हो वो खाली करो। वो कहेंगे कि
जो विंटर में के पहले डिसएंगेज करो, क्योंकि वो पता है विंटर में उसको कष्ट हो जाएगा उनके ट्रुप्स को। वो कहेंगे कि आप अमेरिका से दोस्ती ज़्यादा मत बढ़ाओ। वो कहेंगे कि आप जो हमारे चाइनीज़ कंपनीज का बैन किए हो एप्लीकेशंस का, उसको रिवाइव करो। तो आर्थिक हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मोदी जी कहेंगे कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं एज ए सैनिक मैं ये फील करता हूँ कि हम लोग को स्टैंड लेना चाहिए कि हम माउंटेन टॉप खाली नहीं करेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली की छावला थाना पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ चोरी किया गया एक ट्रैक्टर भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि बरामद ट्रैक्टर गोयला डेयरी इलाके से चोरी किया गया था। तो वहीं गिरफ्तार चोरों की पहचान सलीम, शहजाद और नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो गोयला डेयरी और ताजपुर खुर्द के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में द्वारका के डाबड़ी थाना की पुलिस टीम ने घर में चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग को धर दबोचा, जिसके पास से एक सोने की चेन भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि विजय एनक्लेव के घर में चोरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिग चोर को पकड़ लिया गया। तो वहीं दिल्ली के मटियाला में पपरावट कम्युनिटी सेंटर की हालत खस्ता होने के कारण ये बदहाली के आंसू बहा रहा है और इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पपरावट गांव में ग्रामीणों ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर की थोड़ी सी जर्जर हालत होने के कारण इसमें ताला लगा दिया गया था और इसके बाद चोरों ने ताला तोड़कर इसके अंदर की लाइट्स, पंखे और भी जो सामान था वो चुरा कर ले गए। और अब वर्तमान समय में इस कम्युनिटी सेंटर की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि इसके दरवाजे तक टूट चुके हैं। यह चारों तरफ गंदगी और झाड़ियां दिखाई देती हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान दिलाने की अपील की है। गाँव में एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, उसकी जर्जर हालत है। ये बाढ़ नियंत्रण के और दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। ये सन 1998 में बना था, उसके बाद इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई है। इसके पंखे टूट गए हैं और इसका जो लेंटर है वो नीचे टूट टूट के गिर रहा है। इसकी जर्जर हालत हुई पड़ी है। इसके अंदर हजारों पेड़ उग गए हैं, यहाँ कोई आता नहीं। तो पाली के सुमेरपुर नगर पालिका के विभिन्न इलाकों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है और इन लोगों ने बेखौफ होकर जगह जगह अतिक्रमण कर लिया। साथ ही साथ पालिका प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई न करने से अतिक्रमियों के हौसले भी काफी बुलंद हैं। तो वहीं शहर में नगर पालिका की कार्यप्रणाली चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सुमेरपुर नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने राजनीतिक रसूखात बताकर ट्रांसपोर्ट नगर, जाखा नगर समेत अन्य इलाकों में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते ये लोग बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। शिकायत होने के बावजूद भी पालिका प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर अभियान शुरू कर देती है। इस बारे में 2 महीने पहले पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों ने उपखंड अधिकारी से लेकर ईओ को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में एक बार फिर पालिका अध्यक्ष ने ईओ को शहर के विभिन्न स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर पालिका के स्वामित्व की जमीन मुक्त करने के निर्देश दिए। इस संबंध में ईओ योगेश आचार्य ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के अतिक्रमण वाले मामले में संबंधित ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ला रखा है। पालिका की शहरी एकीकृत योजना की भूमि जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आरक्षित है, उसमें खसरा नंबर 57 और 57/1 की कुछ भूमि पर लोगों द्वारा कब्जे किए गए हैं। उसके अंदर एक उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दी गई है, जिसमें स्थगन आदेश है। लेकिन उसके अंदर स्थगन आदेश में ये लिखा है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा जो नियमों की पत्रावली पेश की गई उसको 2 महीने में डिसाइड करनी है। तो अतिशीघ्र में नगर पालिका द्वारा प्रशासनिक कमेटी की बैठक बुलाकर उनके नियमन आवेदन पत्र को निरस्त किया जाएगा
चूँकि वो नगर पालिका के स्वामित्व की भूमि है और उनका वहाँ कोई भी कब्जा नहीं, उनके द्वारा अभी कब्जा किया गया, यह नियम योग्य नहीं है यह कब्जा। और जो नगर पालिका द्वारा उन्हें जल विद्युत कनेक्शन और पानी के कनेक्शन के लिए NOC दी गई वो भी अति शीघ्र निरस्त की जाएगी। और माननीय उच्च न्यायालय में जो स्थगन आदेश है उसे यथाशीघ्र निरस्त स्थगित करवाकर या उसमें नगर पालिका की पैरवी कराकर और शीघ्र ही नियमानुसार कब्जा हटाकर भूमि नगर पालिका के कब्जे में ली जाएगी। तो वहीं पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ का कहना है कि 2 माह पूर्व ईओ को ज्ञापन देकर करोड़ों की जमीन अतिक्रमण से मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में सत्येंद्र सिंह ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया है, जबकि सत्येंद्र सिंह के मुताबिक इस जमीन पर 30 साल से कब्जा है। सत्येंद्र ने अपने पास नगर पालिका की पुरानी विकास शुल्क की रसीद होने का दावा किया। मैंने नगर पालिका की किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा नहीं किया है। मेरा कब्जा निरंतर 30 साल से उस जगह पे चला आ रहा है, 98 से पूर्व का। 98 की मेरे पास नगर पालिका की विकास शुल्क की रसीद है। मैंने पट्टे के लिए नगर पालिका में फाइल लगाई है जो विचाराधीन है, और इस ज़मीन का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इसके ऊपर स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। स्थगन आदेश में नगर पालिका को माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इनकी जो भी पट्टे की फाइल विचाराधीन है उसके ऊपर कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द पट्टा बना के दिया जा रहा है। मैंने किसी भी तरह का अनुचित कार्य नहीं किया है। इसके साथ ही क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर के समाज सेवियों ने भी समय समय पर नगर पालिका को अवगत करवाया, फिर भी नगर पालिका कोई उचित कार्रवाई नहीं करती, जिससे नगर पालिका प्रशासन अब शक के घेरे में आ गया है। नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर समाज सेवी अनूप सिंह राठौड़ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में नगर पालिका की जमीन पर अतिक्रमियों ने रातों रात 4 दीवारी तोड़कर गैरेज बनाकर कब्जा कर लिया। सुमेरपुर नगर पालिका में मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन है। मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन ने मुझे बताया कि नगर पालिका के ट्रांसपोर्ट नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया हुआ है उस पर अज्ञात लोगों द्वारा कोरोना काल में अवकाश का फायदा उठा के खसरा नंबर सुमेरपुर की 216 नंबर खसरा भूमि जो नगर पालिका की बाउंड्री शुदा ट्रांसपोर्ट नगर बसाया हुआ है उसमें रातों रात तोड़ के गैरेज बनाकर उस पर कब्जा किया है। इस संबंध में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि मैंने अधिशासी अधिकारी को इसकी जानकारी भी दे दी है, परंतु आज 2 महीने हुए वो अतिक्रमण नहीं टूट रहा है, क्योंकि वो जमीन म्युनिसिपैलिटी के स्वामित्व की है और उस जमीन की रजिस्ट्री भी जो वहां की सुमेरपुर की नीलकंठ ट्रस्ट है उसके ट्रस्टियों ने पूरा चैनल रिकॉर्ड हमको दिया है और गांव के सभी नगरवासियों में ये वितरण किया है कि स्वामित्व की जमीन नगर पालिका की है, नीलकंठ की नहीं है। हालांकि ईओ योगेश आचार्य ने अपना पदभार ग्रहण करते ही अतिक्रमियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सुमेरपुर नगरपालिका क्षेत्र से प्रशासन सरकारी जमीन को अतिक्रमण से कब तक मुक्त करा पाएगा। सुमेरपुर से न्यूज इंडिया के लिए अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट।